तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर हमारा एपिसोड 4 खत्म हुआ था। काइजाकी और कारायू दोनों सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गए थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि काइजाकी ने कारायू को शील्ड कर रखा है, यानी कि उसने कारायू को गिरने से बचाया होता है और चिजुरू ने उन्हें देख लिया होता है। काइजाकी होश में आता है और वो देखता है कि वो नर्स के ऑफिस में है और वहाँ पर नर्स काइजाकी को बताती है कि तुम दोनों सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गए थे। काइजाकी कहता है हाँ, हमारा पैर फिसल गया था। काइजाकी ने कारायू को गिरने से बचाया होता है, ये बात नर्स को भी पता चल गया था, इसीलिए नर्स उसकी तारीफ करती है और उसे एक गुड बॉय बोलती है। और गुड बॉय सुनकर काइजाकी को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो एक 27 साल का बूढ़ा इंसान है। हाँ, बूढ़ा नहीं सही लेकिन बॉय भी तो नहीं है वो, इसीलिए उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर वहाँ पर लगे स्पीकर से एक आवाज आती है और वो आवाज नर्स को स्टाफ रूम में बुला रही होती है। इसीलिए वो नर्स काइजाकी को ये कहकर चली जाती है कि तुम काइजाकी का ध्यान रखना जब तक वो जाग नहीं जाती। और जाते जाते वो ये भी बताती है कि चिजुरू ने उन दोनों को यहाँ पर लाया होता है और उसे भी उन दोनों की काफी चिंता हो रही थी। चिजुरू ने उन दोनों के बैग पैक्स को भी वहाँ पर रखा होता है और वहाँ पर वो ग्रीन वाली बैग नहीं होती जो कि कारायू लेकर भाग रही होती है, जिसे काइजाकी को देखकर समझ आ जाता है कि वो ग्रीन बैग चिजुरू का ही था। पर वो ये नहीं समझ पा रहा होता है कि कारायू उस बैग को लेकर क्यों भाग रही थी। फिर काइजाकी को अपने एक पास्ट की बात याद आती है जिसमें उसने एक कंपनी को नया नया ज्वाइन किया था और वो उस कंपनी में एक लड़की के अंडर ट्रेनिंग पर था। और जब वो लड़की उस कंपनी में काफी अच्छे से काम कर रही होती है और उसके सेल्स काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, इस वजह से उसके को-वर्कर्स को जलन होने लग गई थी कि ये लड़की कहीं हमसे आगे न निकल जाए। इसीलिए उन आदमियों ने उस लड़की को पछाड़ने के लिए काफी गलत हरकतें की। उनकी हरकतों की वजह से हमेशा उस लड़की को डांट पड़ती रहती थी। और काइजाकी एक दिन परेशान होकर उस लड़की से पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि तुम जिन साथियों के साथ कभी काम किया करती थी, जिनके साथ तुम्हारे अच्छे संबंध हुआ करते थे, आज वही लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपनी हदें पार कर रहे हैं। और इस पर उस लड़की का जवाब सुनकर काइजाकी दंग रह जाता है। वो लड़की कहती है अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का मजाक उड़ाना इसका कोई मतलब नहीं बनता है और ये सिर्फ एक निष्फल प्रयास होता है। इसका मतलब ये है कि वो मुझसे किसी और तरीके से नहीं जीत सकते। पहले वो लोग कड़ी मेहनत करते थे और हम सब फ्रेंडली कंपटीशन भी क्या करते थे, हमें मजा भी आता था, लेकिन ये फ्रेंडली कंपटीशन कब दुश्मनी में बदल गई पता ही नहीं चला। कड़ी मेहनत करने वालों को इस तरह का बर्ताव करता देख मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे बस दुख होता है, बस और कुछ भी नहीं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि काइजाकी कारायू को उस लड़की के साथियों से कंपेयर कर रहा होता है और उसी बीच कारायू को भी होश आ जाता है। कारायू एकदम झटके के साथ उठती है लेकिन काइजाकी उसे शांत कराता है और उसे सारी बातें बताता है कि हम बेहोश हो गए थे, चिजुरू हमें यहाँ पर लेकर आई, उसे हमारी चिंता हो रही थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर काइजाकी कहता है कि चिजुरू वो ग्रीन बैग भी अपने साथ ले गई और मुझे पक्का यकीन है कि वो बैग उसी का था। अब तुम ईमानदारी से सारी बातें बता दो कि आखिर तुम उस बैग के साथ क्या कर रही थी। वक्त बीत रहा होता है लेकिन कारायू कुछ बोल नहीं रही होती। काइजाकी कहता है कि तुम इन सब चीजों से भाग नहीं सकती कारायू, मुझे जवाब दो, क्या तुम उसके बैग को चुराने की कोशिश कर रही थी। ये सुन कारायू फट से कहती है नहीं, मैं चोरी नहीं कर रही थी। उसके बाद वो दबी दबी आवाज में बोलती है मैं बस चिजुरू को थोड़ा सा परेशान करना चाहती थी, मैं उस बैग को कहीं छुपाने वाली थी। ये सुन काइजाकी कहता है क्यों, तुम उसे परेशान क्यों करना चाहती थी, क्या तुमने हार मान ली, क्या तुम्हें लगता है कि उसे परेशान करके उसे हराना बस यही आखिरी रास्ता बचा है। कारायू कहती है तो तुम उसे बता दोगे कि मैंने उसे हरास करने की कोशिश की क्योंकि मैं उससे जलती हूँ, इसीलिए। हाँ, तुम उसके करीब हो, इसीलिए तुम्हें पता था कि वो बैग उसका था और इसीलिए तुम मुझ पर गुस्सा हो और तुम मुझे हर्ट करने के लिए मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, है ना। काइजाकी कहता है मैं शर्त लगाता हूँ, मैं तुम्हें इससे ज्यादा हर्ट कर सकता हूँ अगर इसके बारे में मैं ओगा को बता दूं। और ये सुनकर कारायू का रिएक्शन ही उसका हाल आपको बयां करेगी। उसका चेहरा देखकर काइजाकी कहता है रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं उसे कुछ भी नहीं बताने वाला। काइजाकी उसे समझते हुए कहता है मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी को कीचड़ में खींच कर ले जाते हो तो सबसे ज्यादा गंदे आप खुद हो जाते हो। किसी को नीचा दिखाने के लिए तुमने जो मेहनत की है, तुमने जो एक ट्रस्ट बिल्ड किया है स्कूल के सभी बच्चों में, उसे बर्बाद मत करो। ऐसा करके उल्टा तुम अपने ही मेहनत का मजाक उड़ाओगी और अगर तुम्हें ये चीजें खुश करती हैं तो तुम बस एक लूजर हो जिसने कोशिश करना ही छोड़ दिया है। लेकिन ये हरकतें तुम्हें सूट नहीं करती क्योंकि मैं जिस कारायू रैना को जानता हूँ उसे हार से नफरत है। वो कठोर है लेकिन काइंड भी। वो एक कड़ी मेहनत करने वाली अच्छी और मजबूत दिल की लड़की है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने कितना हार्डवर्क
किया है, इसीलिए मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, बस दुखी हूँ। एक बुरे एडल्ट आदमी की तरह हरकतें करना छोड़ो और कोशिश करते रहो, अभी भी वक्त है, सब ठीक हो जाएगा। काइजाकी की बातों को सुनकर कारायू भी खुद को नहीं रोक पाती और गुस्से में बोल पड़ती है कि तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में, मैं अपने क्लास के लड़के से भाषण नहीं सुनना चाहती। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सब मुझे अपना कॉम्पिटिटर समझे बिना ही मुझे आसानी से हरा रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि स्पोर्ट्स में तमाराई और पढ़ाई में चिजुरू को हरा सकूं, लेकिन उन दोनों को इसके बारे में पता ही नहीं है। सिर्फ मैं ही हूँ जो इसे एक प्रॉब्लम समझती है और हमेशा कोशिश करती रही और ये बोलते बोलते वो रो पड़ती है। काइजाकी उसके सिर पर हाथ रखता है और कारायू फिर बोलना स्टार्ट करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन मुझे इसके बदले कुछ नहीं मिलता, मेरी मेहनत किसी काम की नहीं है। काइजाकी कहता है ये सच नहीं है, तुम बस दूसरों से खुद की तुलना करने में लगी रहती हो और तुम अपने व्यक्तित्व को कभी देखते ही नहीं हो। ये कंपैरिजन तुम्हारे व्यक्तित्व को बताने के लिए काफी नहीं है। तुम्हारी मेहनत फालतू नहीं है, तुमने कठिन परिश्रम किया है और खुद को बेहतर बनाया। तुम एक स्कॉलर होने के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा अच्छी हो और यही चीज तुम्हें तुम्हारी मेहनत के बदले मिली है। काइजाकी की बातें सुनकर कारायू रोने लगती है और मन में ही कहती है, हाँ शायद काइजाकी सच कह रहा है, मेरी मेहनत फालतू नहीं है। बहुत ज्यादा रोने के बाद कारायू शांत होती है और काइजाकी उससे कहता है, माना कि तुमने मेहनत किया है लेकिन चिजुरू ने भी तो हार्डवर्क किया है। तुम्हें क्या लगता है वो आज इतनी लेट तक स्टाफ रूम में क्या कर रही थी? मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि वो टीचर से कोई क्वेश्चन ही पूछ रही होगी और अपने डाउट्स क्लियर कर रही होगी। उसके लिए भी चीजें आसान नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और वो थोड़ी पागल भी है। यहाँ काइजाकी उस वक्त उसके स्माइल को याद कर रहा होता है एंड वो अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि लेकिन वो अपने प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसके बारे में कोई गलतफहमी हुई है। मेरा मतलब है, क्या तुमने उससे कभी बात करने की कोशिश की है? इस पर कारायू चुप्पी थाम लेती है, मतलब कि शांत बैठी रहती है और काइजाकी कहता है, मुझे पता था कि तुमने उससे कभी बात करने की कोशिश ही नहीं की, इसीलिए अगली बार जब तुम उससे मिलो तो उसे एक बार स्माइल करने के लिए जरूर कहना। और चिजुरू की स्माइल तो कारायू के लिए कुछ और ही है, इसीलिए उसे समझ नहीं आता कि काइजाकी ने ऐसा क्यों कहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम काइजाकी को देखते हैं जो अपना सिर फोड़ रहा होता है क्योंकि आज उसने एक बूढ़े आदमी की तरह कारायू को लेक्चर्स जो दिए होते हैं, और उसने लेक्चर्स भी किस पर दिए होते हैं, कभी ना हार मानने पर। लेकिन अपना काइजाकी तो कब का अपनी जिंदगी में हार मान चुका होता है और वो बस यही सब सोचते हुए जा रहा होता है और उसे स्कूल के गेट पर चिजुरू मिलती है जो अभी तक घर नहीं गई होती और काइजाकी के पूछने पर बताती है कि मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रही थी। और वो कहती है, आज जो हुआ मुझे वो परेशान कर रही थी और इसके बारे में सोचने पर नतीजे मुझे कहीं और ही ले जा रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ रुक कर तुमसे उसके बारे में पूछने का सोचा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कारायू के पास मेरी बैग क्या कर रही थी? मैंने इसके बारे में सोचने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं हमेशा एक ही नतीजे पर पहुंच रही थी, उसने मेरा बैग चुराने की कोशिश की, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। कुछ दिनों से कारायू के साथ मेरी नजरें मिल रही थी और मैंने हर बार स्माइल पास किया तो मुझे लगा कि हम दोस्त बन रहे हैं और मैंने मैसेज में भी तुम्हें इसके बारे में बताया था। और ये सुनकर काइजाकी बड़ा परेशान हो जाता है कि अब मैं इस मासूम सी मंद बुद्धि को क्या बताऊं। काइजाकी कह देता है कि कारायू को तुम्हारा ऐसे ही खुले में बैग रखना खतरनाक लगा तो उसने बैग की देखभाल करने के लिए अपने पास रख लिया और वो कल तुम्हें वो लौटाने वाली थी। ये सुन चिजुरू चैन की सांसें लेती है और कहती है कि मुझे लगा ही था कि इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि वो बैग चुराने वाली थी। अच्छा हुआ तुमने मुझे असली कारण बता दिया, अब मैं अच्छे से सो पाऊंगी और मुझे शर्म आ रहा है कि मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा। अब काइजाकी को लगता है कि इसे अंधेरे में रखकर कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए काइजाकी फैसला करता है कि वो चिजुरू को सब सच बता देगा और वो करता भी है। जब चिजुरू को सब सच पता चलता है तो वो पूछती है कि कारायू ने ऐसा क्यों किया। काइजाकी जवाब देते हुए कहता है कि उसे वो सिल्वर पिन चाहिए था और उसे नहीं मिला तो इसीलिए वो थोड़ी सी नाराज और परेशान थी, इसीलिए उसने ऐसा किया बस। चिजुरू पूछती है, अगर मैं उसे ये सिल्वर पिन दे दूंगी तो क्या हम दोस्त बन जाएंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा वो मुझसे इतना नफरत क्यों करती है। काइजाकी कहता है, मुझे लगा ही था तुम बात को ठीक से नहीं समझ पाई। और चिजुरू है ही थोड़ी अलग, वो आम लोगों जैसी नहीं है और ये बात तो हम सबको पता है कि वो लोगों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, इसीलिए उसे हमें आम लगने वाली बातें नहीं समझ आती हैं। उसने लोगों और उनकी बातों को समझने के लिए बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होती हैं लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया होता। काइजाकी उसे समझाता है कि लोगों को समझने के लिए किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अलग अलग लोगों के बातों का मतलब अलग अलग होता है। ये सुनकर चिजुरू का दिमाग घूम जाता है और अब वो इतने सारे लोगों के बातों का मतलब कैसे समझेगी।
अब चिजुरू को कारायू से दोस्ती करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए, इसीलिए वो काइजाकी को घर जाने के लिए कहकर खुद वहीं कारायू के बाहर आने तक रुकने का फैसला करती है। चिजुरू काइजाकी से एक और बात पूछना चाहती है कि जब उसने उसे कारायू को एक साथ लिपटे हुए देखा था तो पता नहीं क्यों बट उसे बुरा लग रहा था। मतलब कि समझ जाओ, उसे जलन हो रही थी, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं पूछती। उसके बाद काइजाकी वहां से जाने के बारे में तो सोचता है और लगभग चला ही गया होता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे लगता है कि उसका चिजुरू को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो उल्टे पांव चल के वापस आता है और वहीं झाड़ियों के पीछे छुपकर चिजुरू को देखने लगता है। और गेस व्हाट, रियो भी वहीं छुपा होता है और रियो को देखकर तो काइजाकी की आत्मा ही निकल जाती है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रियो कहता है तुम्हें ये पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जहाँ पर तुम हो समझ जाओ वहाँ पर मैं भी हूँ। अब दोनों मिलकर चिजुरू पर नजर रखने लगते हैं। थोड़ी ही देर में कारायू भी स्कूल से बाहर आ जाती है और अब कारायू और चिजुरू दोनों आमने सामने होते हैं। कारायू को लग रहा होता है कि अब यहाँ पूछताछ चलने वाली है, क्योंकि उसने चिजुरू का बैग लेकर भाग जो रही होती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। चिजुरू उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये सिल्वर पिन चाहिए था? मैंने सुना कि तुम मेरा बैग लेकर भाग रही थी और ये बात मुझे काइजाकी ने बताई। अब यहाँ पर काइजाकी और कारायू दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं। कारायू काइजाकी पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने चुगली जो कर दी होती है, और काइजाकी इसीलिए हैरान होता है क्योंकि चिजुरू ने उसका नाम बड़ी आसानी से बता दिया कि इसी ने मुझे सारी बातें बताई हैं। चिजुरू उसे अपना सिल्वर पिन देने को तैयार हो जाती है और इसके बदले वो कारायू से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन कारायू सीधे मना कर देती है। इसीलिए चिजुरू पूछती है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? कारायू हैरानी के साथ कहती है नहीं। ना सुनकर चिजुरू पूछ लेती है तो तुमने मेरा बैग छुपाने के बारे में क्यों सोचा? कोई ऐसा क्यों करेगा जब तक वो किसी से नफरत ना करता हो? और ये सुनकर काइजाकी और रियो हैरान होते हैं कि चिजुरू ने सारी बातें सीधे सीधे कैसे पूछ ली, क्योंकि सीधे पूछ लेने से कारायू को थोड़ा बुरा लग सकता था, लेकिन चिजुरू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे समझ नहीं आती है बातें। और अब तक तो आप भी चिजुरू को अच्छे से जान ही गए होंगे कि वो कैसी है। पहले तो कारायू इस सिचुएशन से भागने वाली होती है, लेकिन उसे काइजाकी की बातें याद आ जाती है और इसीलिए वो इस सिचुएशन को फेस करने का ठान लेती है। और कारायू का ये निर्णय काफी ज्यादा साहस भरा होता है, क्योंकि कारायू अभी एक ऐसी परिस्थिति में थी जहाँ से मैक्सिमम लोग भागने के बारे में सोचेंगे और कुछ बहाना बनाकर बातों को घुमा देंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत दिखाकर ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। इसीलिए अब से आप अपने हालातों से भागना छोड़ दो और उनका सामना करने की कोशिश करो और आप देखोगे कि आपकी परिस्थितियां अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। कारायू ऐसा ही करती है और वो सारी बातें चिजुरू को बता देती है जो उसने काइजाकी को बताई होती है। वो ये कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और स्माइल करके मुझे चिढ़ाती भी रहती हो। ये सुन चिजुरू अपना हाथ उठाते हुए कहती है मैंने कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया। और चिजुरू सोचने लग जाती है कि इसने कारायू का मजाक कब उड़ाया, और कारायू हैरान होती है कि ये इतनी आसानी से कैसे पलट गई। हमारी नजरें जब भी टकराती थी तो ये स्माइल करके मुझे चिढ़ाती रहती थी। और स्माइल से कारायू को काइजाकी की बात याद आती है कि तुम अगली बार जब भी उससे मिलो तो उसे स्माइल करने के लिए कहना। इसीलिए कारायू उसे मुस्कुराने के लिए कहती है और जैसे ही चिजुरू स्माइल करती है उसे सारी बातें समझ में आ जाती हैं। कितने दिनों से चिजुरू उसे फ्रेंडली स्माइल ही पास कर रही होती है, लेकिन उसकी स्माइल ही ऐसी थी कि किसी को भी लगेगा चिजुरू उसका मजाक उठा रही है। उसे टेस्ट करने के लिए कारायू उसे फिर से स्माइल करने के लिए कहती है एंड अब कोई कितनी बार भी चिजुरू को स्माइल करने के लिए कह दे उसकी स्माइल तो नहीं बदल सकती। कारायू उस पर भड़क जाती है कि क्या तुमने कभी शीशे में नहीं देखा कि तुम्हारी स्माइल कैसी है? तुम्हें पता भी नहीं होगा कि लोगों को तुम्हारी स्माइल की वजह से कैसा लग रहा होगा। मैं हमेशा सोचती रही कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। लेकिन चिजुरू कहती है कि मैं तो इस उम्मीद से स्माइल पास करती थी ताकि हम दोस्त बन जाएं। और कारायू यहाँ पर चिजुरू के ऊपर हंसने लगती है कि ये लड़की कितनी अलग है। और चिजुरू भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि उसे नहीं पता कि लोगों से बात कैसे करते हैं। वो अब तक अकेली थी और वही सारी बातें जो कि उसने काइजाकी को बताई होती हैं। और चिजुरू के बारे में सब कुछ पता चलने पर कारायू को समझ आ जाता है कि उस दिन भी चिजुरू ने जानबूझकर उसके हाथ में स्टॉप वॉच नहीं पकड़ाया होता है। और फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और इन दोनों की दुश्मनी यहीं पर खत्म हो जाती है। कारायू भी अपने किए पर शर्मिंदा होती है और उसे सॉरी कहती है और चिजुरू उसे माफ कर देती है क्योंकि दोनों दोस्त जो बन चुके होते हैं। और इस बार चिजुरू अच्छे से स्माइल करती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर काइजाकी के घर पर हम देखते हैं कि कारायू उसे भी मैसेज करती है और रियो उसी वक्त उसकी फोटो खींच लेता है अपने रिपोर्ट के लिए। फिर दोनों पार्टी करते
करते हैं और काइजाकी अपनी पुरानी बातों को याद करता है। रियो उसे थोड़ा ट्रोल करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि हमेशा की तरह चिजुरू अकेली लंच कर रही होती है, लेकिन इस बार कारायू तमाराई के साथ वहां उसके पास आकर बैठ जाती है और फिर तीनों साथ में लंच करने लगते हैं और बस इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 भी खत्म हो जाता है।